करते हैं पवन खेड़ा की, जो कि हैदराबाद में देखे गए और इस बीच वो कैमरा से नजर छुपाते हुए नजर आए हैं। तो देखिए, कल ही असम की जो पुलिस है वो पवन खेड़ा की दिल्ली के निजामुद्दीन स्थित आवास पर आई थी। वहां पर उन्होंने छापेमारी की थी, कुछ दस्तावेजों के बरामद करने की भी बात कही गई थी। दरअसल पवन खेड़ा ने असम के सीएम की पत्नी के ऊपर 3 पासपोर्ट रखने के आरोप लगाए थे, जिसके बाद उनकी पत्नी ने इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई थी। और अब अपने बयानों में ही कैसे पवन खेड़ा घिरते हुए नजर आ रहे हैं, क्या कुछ हैदराबाद में हुआ है, आपको एक डिटेल रिपोर्ट के जरिए समझाते हैं। हिमंता बिस्वा शर्मा वर्सेस पवन खेड़ा की लड़ाई अब नेक्स्ट लेवल तक पहुंचती दिखाई दे रही है। पवन खेड़ा पिछले करीब 24 घंटों से लापता हैं, लेकिन हिमंता कह रहे हैं कि पाताल से भी ढूंढ कर निकालेंगे। पवन खेड़ा के रेसिडेंस पे पुलिस वो पवन खेड़ा मेरा हिसाब में भाग गया है। वो भाग गया ना, अभी कल सुबह 6 बजे ही वो गुवाहाटी से भाग गया। अभी दिल्ली में हमारा लोग, मैं अखबार से मुझे पता चला है दिल्ली में पुलिस गया है तो हैदराबाद तक भाग गया। अरे कहाँ असम पुलिस को नहीं जानते, पाताल से भी उखाड़ के ले आएगा। कहाँ मिलेगा पवन खेड़ा? असम लसित बरफुकन का देश है, कौन सा ये पवन खेड़ा है? पाताल में भी लुकेगा तो हम उठा के लेके आएगा। तुम बताओ ये कागज तुम किसको दिए थे? हालत ये है कि असम की जमीन से शुरू हुई ये लड़ाई अब देश की राजधानी दिल्ली तक पहुंच गई है। पवन खेड़ा के आरोप और उसके बाद हिमंता की पत्नी की एफआईआर के बाद असम पुलिस सीधे दिल्ली में पवन खेड़ा के आवास तक पहुंच गई। हालांकि पुलिस को पवन खेड़ा नहीं मिले। सर्च के बाद असम पुलिस अपने साथ 2 लैपटॉप, 1 मोबाइल फोन और 1 पेन ड्राइव लेकर गई। मंगलवार को ही शाम होने तक खबर आई कि पवन खेड़ा हैदराबाद में है। जब मीडिया की टीम पहुंची तो पवन खेड़ा कैमरे से भी छिपते नजर आए। रिपोर्टिंग कर रहे हैं बंजारा हिल्स से। ये है निवास पवन खेड़ा जी का। यहाँ से वो कुछ ही क्षण पहले यहाँ से निकलते हुए हमें दिखे। टाइम्स नाउ नवभारत के कैमरा ने उन्हें अपने उन पे नजर रखने की कोशिश की, पर तभी अपने गाड़ी में, अपने कार में वो छुपकर जाते हुए दिखाई दिए। एक अनडिस्क्लोज लोकेशन पे पवन खेड़ा चले गए। हालांकि पवन खेड़ा की इन तस्वीरों ने बीजेपी को हमला करने का एक और मौका दे दिया। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि बब्बर शेर अब भीगी बिल्ली बन गए हैं। ये राहुल गांधी के बब्बर शेर नहीं, ये राहुल गांधी की भीगी बिल्ली है। पवन खेड़ा मुंह छुपाते हुए गाड़ी में छुप छुप कर हैदराबाद में एक जगह से दूसरे ठिकाने जा रहे हैं। कानून से बचने के लिए कांग्रेस राज्य में आ गए हैं और वो कह रहे थे कल तक कि मैंने जो एक्सपोजे किया है वो सही है, अगर मेरे डॉक्यूमेंट गलत है तो मेरे पे केस करो। जब केस हुआ तो केस असम पुलिस उसको परस्यू कर रही है, तो ये छिप रहे हैं। मुख्यमंत्री हिमंता इस लड़ाई को यहीं छोड़ने के मूड में नहीं है, बल्कि उन्होंने तो सीधा आरोप राहुल गांधी पर लगा दिया है। पाताल में भी लुकेगा तो हम उठा के लेके आएगा। तुम बताओ ये कागज तुम किसको दिए थे? मेरा डाउट है ये कागज राहुल गांधी दिए थे उनको। सो ये मुकदमा राहुल गांधी तक जाएगा। 24 घंटे बाद असम में विधानसभा चुनाव की वोटिंग है। इससे पहले बीजेपी और कांग्रेस दोनों इस मुद्दे को हवा देने में लगे हैं। यूथ कांग्रेस ने आज दिल्ली में हिमंता बिस्वा शर्मा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का भी ऐलान किया है। और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बैनर्जी आज भवानीपुर सीट से नामांकन दाखिल करने वाली है और उनका सीधा सामना पर्चा दाखिल करने के बाद शुभेंदु अधिकारी से होता हुआ नजर आने वाला तमाम तैयारियां आज उनके नामांकन को लेकर कर ली गई हैं। तो आज नामांकन के दौरान टीएमसी का शक्ति प्रदर्शन भी नजर आने वाला है, जहां ममता बनर्जी भवानीपुर जो उनकी पारंपरिक सीट है वहां से नॉमिनेशन फाइल करने के लिए जाने वाली है। इसी से जुड़ी हुई एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। चुनावी राज्य पश्चिम बंगाल के लिए आज का दिन काफी अहम है। बंगाल की हॉट सीट भवानीपुर पर सियासी पारा और भी चढ़ने वाला है। शुभेंदु अधिकारी के नॉमिनेशन के 8 दिन बाद उनकी प्रतिद्वंदी और पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी आज इस सीट से पर्चा भरने वाली हैं। जहां शुभेंदु के नामांकन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी ने इसे प्रतिष्ठा की लड़ाई बनाया था, वहीं ममता बनर्जी अपने नामांकन के जरिए बहुलतावाद का बड़ा संदेश देने की तैयारी में है। ममता बनर्जी अलीपुर के सर्वे बिल्डिंग में अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगी। टीएमसी सूत्रों के मुताबिक इस नामांकन की सबसे बड़ी खासियत
इसके प्रस्तावक होंगे। सोर्सेस के अनुसार ममता ने रणनीति के तहत समाज के सभी वर्गों, धर्मों और भाषाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले चेहरों को चुना है ताकि बंगाल की जनता को उनकी एक रूपता का संदेश दिया जा सके। बात अगर भवानीपुर सीट की करें तो इसे मिनी इंडिया भी कहा जाता है और डेमोग्राफी इसकी सबसे बड़ी वजह है। यहां बंगाली मतदाताओं के साथ साथ गुजराती, पंजाबी, मारवाड़ी और जैन समुदाय की बड़ी आबादी है। वार्ड नंबर 77 जैसे इलाकों में मुस्लिम आबादी है तो वहीं अन्य वार्डों में बिहार, ओडिशा और झारखंड के लोग दशकों से रह रहे हैं। इसी समीकरण को देखते हुए ममता बनर्जी खुद को एक ऐसे नेता के रूप में पेश करना चाहती हैं जो हर धर्म और भाषा के लोगों को साथ लेकर चलती हैं, लेकिन बीजेपी भी ममता पर हमला करने में पीछे नहीं है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता दीदी की घबराहट का परिचय है। उनको मालूम है कि 24 और 29 अप्रैल को मतदान के बाद 4 मई को जो वोटों की गिनती होने जा रही है उसमें दीदी पश्चिम बंगाल की सत्ता से सदा के लिए विदा हो रही हैं। 15 साल में उन्होंने पश्चिम बंगाल को बर्बाद कर दिया है। एक तरफ ममता आज अपना पर्चा दाखिल करेंगी तो वहीं एसआईआर प्रक्रिया के तहत वोटरों के नाम हटाए जाने पर टीएमसी का चुनाव आयोग पर हमला जारी है। पार्टी ने इलेक्शन कमीशन को डरी हुई संस्था करार दे दिया। जो दबंग बनने की कोशिश कर रहा है, ये असल में एक डरपोक है। जो दबंग बनने की कोशिश कर रहा है वो एक्चुअली एक डरपोक है। तो हमने ये साबित किया है कि डरपोक ईसी, कॉम्प्रोमाइज ईसी, एक्सट्रीमली कॉम्प्रोमाइज ईसी जिस तरीके से पक्षपात करके बंगाल में नागरिक से वोट देने का अधिकार छीन रही है, ये डरपोक ईसी दबंग बनने की कोशिश कर रही है, पर सच में ये तो डरपोक है। तो मालदा हिंसा को लेकर कांग्रेस ने भी सीएम ममता बनर्जी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। पार्टी नेता अधीर रंजन चौधरी ने मुख्यमंत्री ममता पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। न्यायालय के अधिकारी को घेराबंदी करके अगर रखा जाए, उसमें एक महिला विचारपति भी थी, तो उसके पीछे अगर टीएमसी ना रहे तो बंगाल में इस तरीके की हरकत करने की हिम्मत और किसी को हो सकता, क्या बताइए। टीएमसी पार्टी के जो दरिंदों लोग हैं, ये दरिंदों के बिना ये हिम्मत और ये हरकत कोई नहीं कर पाते। तो इसलिए जो भी हुआ पीछे टीएमसी पार्टी जरूर है। इस बीच कांग्रेस ने भी पश्चिम बंगाल के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मंगलवार को पार्टी का मैनिफेस्टो जारी किया और कहा कि कांग्रेस का घोषणा पत्र जनता के लिए राहत और बंगाल के विकास को ध्यान में रखकर बनाया गया है। और अब बात चुनावी राज्य असम की भी कर लेते हैं, जहां पर बीते दिन चुनाव प्रचार का जो शोर था वो थम चुका है। और इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वहां पर घुसपैठियों का मुद्दा उठाया पुरजोर तरीके से और ये भी कहा कि पिछली कांग्रेस सरकार की देन रही है। असम में चुनाव प्रचार पर अब ब्रेक लग गया है और कल होने जा रहे विधानसभा चुनाव में काउंटडाउन भी शुरू हो गया है। इसको लेकर पूरी तैयारियां भी कर ली गई हैं, लेकिन उससे पहले आखिरी बार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मंगलवार को असम पहुंचे और कछार की रैली से फिर से राज्य में घुसपैठियों के मुद्दे पर कांग्रेस को घेरा। एक और नरेंद्र मोदी जी है जो पलायन रोकना चाहते हैं, और दूसरी ओर राहुल बाबा है जो घुसपैठ करना चाहते हैं। असम के 7 जिले दुबरी, बरपेटा, दर्रंग, मोरीगांव, बोंगाईगांव, नौगांव और घोलपांडा, ये 7 जिलों में मुस्लिम बहुल जिले बन चुके हैं। और मैं आज असम की जनता को कहना आया हूं, एक गोगाई पर विश्वास किया तो फिर से असम में घुसपैठ शुरू हो जाएगी। गृह मंत्री अमित शाह ने असम के 7 जिलों में घटती हिंदू आबादी पर भी चिंता जताई और राज्य में सरकार बनने के बाद घुसपैठियों पर कार्रवाई करने की चेतावनी भी दे दी। मुझे बताओ सिलचर वालों,
घुसपैठ रोकनी है या नहीं रोकनी है? भाइयों बहनों, 1991 में ये 7 जिलों में हिंदू आबादी 38 लाख थी, अब घटकर 36 लाख हो गई है, और मुस्लिम आबादी 39 लाख थी, वो बढ़कर 64 लाख हो गई। और ये राहुल गांधी के पेट का पानी नहीं हिलता है, उनको तो उसमें वोट बैंक दिखाई पड़ती है। राहुल बाबा, अंतिम बार है, घुसपैठियों का बचा खुचा वोट लेना है तो ले लो, अगले चुनाव में वोट देने के लिए हम इसको यही नहीं रखेंगे, निकाल बाहर कर देंगे। बता दें कि असम चुनाव में घुसपैठियों का मुद्दा सबसे ज्यादा अव्वल रहा और बीजेपी इसको भुनाने में कितनी कामयाब रही, इसका पता सिर्फ 4 मई को चलेगा, जब विधानसभा चुनाव के नतीजे आएंगे।